नमस्कार। आज हम माइकलसन व्यतिकरण मापी के कुछ अनुप्रयोग देखेंगे। पहला, एकवर्णी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। सर्वप्रथम माइकलसन व्यतिकरण मापी में अभिष्ट प्रकाश स्रोत रखकर, जिसकी अपने को तरंग दैर्ध्य निकालनी है, वृत्तीय फ्रिंजों के लिए व्यवस्थित करते हैं। यानी वृत्तीय फ्रिंजें कब आती हैं? जब दोनों मिरर एक दूसरे के M1 M2 परपेंडिकुलर रखे हों, या M2 मिरर की जो इमेज है वो बिल्कुल पैरेलल बने M1 मिरर के। यदि विभाजक प्लेट P से दोनों दर्पणों की दूरियां का अंतर D है, यानी कि दोनों दर्पण के बीच में जो एयर फिल्म बन रही है उनका डिस्टेंस D है, M1 और M2 डैश मिरर की इमेज के बीच का, तो दूरदर्शी T से केंद्र पर दिखाई देने वाली प्रदीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के लिए जो प्रतिबंध है तो वो अपन जानते हैं होता है 2D = n+12 लैम्डा, तो प्रदीप्त फ्रिंज के लिए, और 2D = n लैम्डा होता है अदीप्त फ्रिंज के लिए, या n फ्रिंज का क्रमांक है। अब यदि दर्पण M1 को λ/2 से विस्थापित करें, उसके पीछे जो माइक्रोमीटर स्क्रू लगा हुआ है उससे λ/2 से विस्थापित करते हैं, तो पुनः समान केंद्रीय फ्रिंज दिखाई देगी। यानी अगर प्रदीप्त है तो पुनः प्रदीप्त दिखाई देगी, और अदीप्त है तो पुनः अदीप्त दिखाई देगी। अर्थात फ्रिंज क्रमांक n से बढ़कर n+1 हो जाता है। यदि दर्पण M1 को x दूरी से विस्थापित करने से केंद्र पर कैपिटल N समान फ्रिंजें विस्थापित हों तो 2 × D + x हो जाएगा टोटल पथांतर, और n + कैपिटल N × लैम्डा अदीप्त फ्रिंज के लिए प्रतिबंध आ जाएगा। इस प्रतिबंध में से अगर हम 2D = n लैम्डा को घटा दें तो मेरे पास में रिजल्ट आएगा 2x = n लैम्डा और लैम्डा = 2x/N। इस प्रकार माइक्रोमीटर पेच की सहायता से दूरी x ज्ञात करते हैं तथा केंद्र पर विस्थापित फ्रिंजों को गिनकर लैम्डा के मान की गणना की जा सकती है। अपन क्या करते हैं, एक्चुअली माइक्रोमीटर पेच की सहायता से पेच का पहले पाठ्यांक ले लेते हैं, और फिर आँख को जिस मान लीजिए अदीप्त फ्रिंज पर केंद्रित है तो माइक्रोमीटर पेच को घुमाते हैं, और घुमाते जाते हैं और फ्रिंजों की संख्या को काउंट करते जाते हैं। मान लीजिए कैपिटल N फ्रिंजें गिन ली अपन ने, और फिर उसके बाद में अपन ने माइक्रोमीटर स्क्रू की रीडिंग को प्राप्त कर लिया, तो फार्मूला है λ = 2x/N। इसकी सहायता से अपन लैम्डा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड अनुप्रयोग है दो निकटवर्ती स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्ध्य का अंतर ज्ञात करना। माइकलसन व्यतिकरण मापी का उपयोग दो निकटवर्ती स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विभेदन तथा उनके तरंग दैर्ध्यों के मध्य अंतर ज्ञात करने के लिए भी किया जा सकता है। मान लीजिए सोडियम प्रकाश में 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम दो λ1 λ2 होती हैं। इनकी तरंग दैर्ध्यों का अंतर 6 एंगस्ट्रॉम इतना कम होता है कि सोडियम प्रकाश को लगभग एकवर्णी माना जाता है। माइकलसन व्यतिकरण मापी में तरंग दैर्ध्य λ1 व λ2 का अंतर λ1 - λ2 ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उसे वृत्ताकार फ्रिंजों के लिए समायोजित करते हैं। जैसा कि वृत्ताकार फ्रिंजों के लिए मैंने बताया था आपको कि M1 और M2 मिरर एक दूसरे के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होने चाहिए, या M2 मिरर की जो इमेज है वो बिल्कुल पैरेलल बननी चाहिए M1 मिरर के, या समान मोटाई की एयर फिल्म बननी चाहिए। प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश द्वारा स्वतंत्र रूप से फ्रिंज प्रतिरूप बनता है। λ1 अपना फ्रिंज प्रतिरूप बनाएगा और λ2 भी अपना फ्रिंज प्रतिरूप बनाएगा, और दृश्य क्षेत्र के प्रतिरूपों के अध्यारोपण का परिणाम, इन दोनों के जो अध्यारोपण होते हैं उनका परिणाम अपने को प्रेक्षित होता है। अब दर्पण M1 को इतना विस्थापित करते हैं कि वृत्ताकार फ्रिंजों की तीव्रता अधिकतम हो जाए, वे अधिकतम स्पष्ट दिखाई दे।
इस स्थिति में लैम्डा 1 तथा लैम्डा 2 तरंग दैर्ध्यों को व्यतिकरण प्रतिरूप परस्पर संपाती होते हैं, अर्थात लैम्डा 1 की ब्राइट लैम्डा 2 की ब्राइट से और लैम्डा 1 की डार्क लैम्डा 2 की डार्क से कोइंसाइड हो जाए। माना अधिकतम स्पष्ट दिखाई देने वाली फ्रिंजों की स्थिति में विभाजक प्लेट P से दर्पणों M व M1 M2 की दूरी M1 व M2 की दूरियाँ D हैं, तो D2D इज इक्वल टू N1 प्लस हाफ लैम्डा 1 इज इक्वल टू N2 प्लस हाफ लैम्डा 2। यानी पहली वेवलेंथ के लिए N1 ऑर्डर है और दूसरी वेवलेंथ लैम्डा 2 के लिए N2 ऑर्डर की कोइंसाइड हो रही है। अब माइक्रोमीटर की सहायता से दर्पण M1 को विस्थापित करते हैं तो परिणामी फ्रिंजों की स्पष्टता कम होती जाती है तथा एक ऐसी स्थिति आती है कि फ्रिंजें बिल्कुल ही अस्पष्ट हो जाती हैं। ये कब आएगी? जबकि लैम्डा 1 की ब्राइट लैम्डा 2 की डार्क से और लैम्डा 1 की डार्क लैम्डा 2 की ब्राइट से कोइंसाइड हो जाए। दर्पण M1 को उसी दिशा में और अधिक विस्थापित करने पर पुनः धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती हैं और आगे विस्थापित करने पर पुनः वह अवस्था आती है जब फ्रिंजें अधिकतम स्पष्ट हो जाती हैं। मतलब लैम्डा 1 की डार्क से और लैम्डा 2 की लैम्डा 2 की डार्क लैम्डा 1 की डार्क से कोइंसाइड हो जाए। इस क्रिया की दर्पण M1 के विस्थापन से पुनरावृत्ति होती है। माना एक अधिकतम स्पष्ट प्रतिरूप से दूसरे अधिकतम स्पष्ट प्रतिरूप को प्राप्त करने के लिए दर्पण को x दूरी से विस्थापित करना पड़ता है, तो इन संपाती में पथांतर स्थितियों में पथांतर में परिवर्तन 2x होगा। इस पथांतर में यदि लैम्डा 1 की किसी बिंदु पर बनी फ्रिंज की क्रम संख्या n से बदलती है तो उसी बिंदु पर लैम्डा 2 की फ्रिंज संख्या में n प्लस 1 से परिवर्तन होगा, या 2x इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा 2 और n इंटू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 और n इज इक्वल टू 2x अपॉन लैम्डा 1, जिससे लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 का मान आ जाएगा अपने पास में लैम्डा 2 अपॉन n इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2x। यदि माध्य तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2x हो जाएगा। अतः दो क्रमागत अधिकतम स्पष्ट प्रतिरूप लाने में दर्पण M1 के विस्थापन x का मान ज्ञात होने पर तरंग दैर्ध्य का अंतर ज्ञात किया जा सकता है। निश्चित संख्या में अधिकतम स्पष्ट प्रतिरूप की अवस्था प्राप्त करने के लिए कुल विस्थापन M1 का कुल विस्थापन ज्ञात किया जाता है तथा इस दूरी से x का मान प्राप्त करते हैं। यानी कम से कम 10 फ्रिंजों का अपन स्पष्ट प्रतिरूप देखें, उसके बाद अपन इस प्रयोग को करते हैं। पतली पारदर्शी प्लेट या फिल्म की मोटाई अथवा अपवर्तनांक ज्ञात करना। सर्वप्रथम माइकलसन व्यतिकरण मापी में श्वेत प्रकाश का प्रयोग कर सरल रेखीय फ्रिंजें प्राप्त की जाती हैं। इसके लिए प्रकाशीय पथ OM1 व OM2 बराबर किए जाते हैं तथा M2 को अत्यल्प कोण थीटा से घुमा दिया जाता है। ऐसा करने पर M1 व M2 के प्रतिबिंब M2 डैश के मध्य काल्पनिक वायु फिल्म फनाकार होती है। इस स्थिति में केंद्रीय फ्रिंज श्वेत व इसके आसपास दोनों और कुछ रंगीन फ्रिंजें दिखाई देती हैं। दूरदर्शी के क्रॉस तार को सफ़ेद फ्रिंज पर केंद्रित कर देते हैं। अब दर्पण M2 तथा विभाजक प्लेट P के मध्य प्रकाश किरण के लंबवत T मोटाई और म्यू अपवर्तनांक वाली पतली पारदर्शी फिल्म रखते हैं, जिससे इस किरण के प्रकाशीय पथ में 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी की वृद्धि हो जाती है और श्वेत फ्रिंज अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है। दर्पण M1 को माइक्रोमीटर की सहायता से इतना विस्थापित करते हैं कि दूरदर्शक का क्रॉस तार पुनः श्वेत फ्रिंज पर आ जाए। दर्पण M1 के विस्थापन को ज्ञात कर लिया जाता है। इस समंजन से पतली फिल्म के कारण उत्पन्न अतिरिक्त पथांतर दर्पण M1 के विस्थापन से उत्पन्न पथांतर के बराबर हो जाता है। दैट इज 2x इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी और t इज इक्वल टू x अपॉन म्यू माइनस 1 और म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू x अपॉन टी। उपरोक्त सूत्र से यदि मोटाई t और x ज्ञात हो तो अपवर्तनांक म्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं।
थैंक यू।